नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज है गुरुवार, यानी कि हेलो किसान में है पशुपालन का दिन। तो जाहिर तौर पर आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम पशुपालन से संबंधित कुछ विषय लेकर आए हैं आपके लिए, जिनके संदर्भ में आपके पास कोई सवाल है तो वो आप हमसे बेझिझक हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से, टोल फ्री नंबर के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आज के कार्यक्रम के क्या विषय हैं बता दें आपको। आज हम बात करेंगे पशुओं के पोषण प्रबंधन के बारे में। जी हां, अहम विषय है ये। और साथ ही आपको बताएंगे शूकर पालन एवं कृत्रिम प्रजनन के संदर्भ में कोई भी सवाल है आपके पास, कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, पशु प्रबंधन के बारे में जानना चाहते हैं, तो बेझिझक कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061 हमारे टोल फ्री यानी कि निशुल्क नंबर है, जिस पर आप कार्यक्रम के दौरान यानी कि 1 घंटे के दौरान अगले कॉल करके अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं, जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। परिचय करवा देते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह। बता दें आपको, ये प्रोफेसर हैं लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार में। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुनील कुमार। बता दें आपको, ये वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय शूकर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी असम में। डॉक्टर कुमार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। तो किसान भाइयों बहनों, बता दिया है हमने आपको कि किन विषयों पर होने वाली है आज के कार्यक्रम में चर्चा। पशुओं का पोषण प्रबंधन अहम कदम होता है, किस तरह से आप कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा होगी। और साथ ही शूकर पालन से आप जुड़े हुए हैं, शुरुआत करना चाहते हैं या फिर शूकरों के कृत्रिम प्रजनन के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएंगी। बस क्या करना है, कॉल करना है आपको हमारे टोल फ्री नंबर पर। जैसे ही कॉल कनेक्ट होगा, हम आपके सवालों के जवाब जरूर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है। टीवी की आवाज कम करके कॉल करिएगा और साथ ही नेटवर्क एरिया में आकर हमें कॉल करिएगा। तो आपके कॉल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ हमारी चर्चा की यहां पर शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर सिंह का सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी। बात कर रहे हैं हम पशुओं के पोषण प्रबंधन की। तो पोषण प्रबंधन कितना जरूरी हो जाता है जब हम पशुपालन की बात करते हैं? सबसे पहले तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप यही बताएं। पशु पोषण पे जो खर्च होता है पशुपालन के अंदर, वो 70 से 75% होता है। क्योंकि इसी पोषण से, अगर पोषण ठीक है तो उसकी बढ़वार जो है पशु की बढ़िया रहेगी, उसकी प्रजनन क्रिया है, उसका दूध उत्पादन है और वो उसका स्वास्थ्य है, वो बिल्कुल ठीक रहेगा अगर पोषण ठीक है, संतुलित है। अगर पोषण में कमी है, और पोषण के प्रमुख जो मैं कहूँगा स्रोत हैं, जैसे संतुलित आहार है, उपयुक्त मात्रा में हम देंगे तो उनसे हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। पोषण के खास तौर से जो प्रमुख तत्व हैं, उसमें 5-6 चीज़ें हैं जिनका हमने ध्यान रखना है। सबसे पहले जैसे प्रोटीन है, वो उसके शरीर की बनावट है, तंतुओं की मरम्मत है, उसके लिए काम करती है। साथ में ऊर्जा है, वो एकदम जो है पशु को ताकत प्रदान करती हैं। और आवश्यक साथ में खनिज तत्व हैं, तत्व भी जो है सारा शरीर के में जो है क्रियाएं हैं उनको सही तरीके से, सही ढंग से जो है चलाते हैं। पानी भी विशेष तत्व है, जहाँ जिस तत्व की ज़रूरत है और वो ऑक्सीजन और खून के साथ मिलके वहाँ पहुँचाता है। और इसमें आखिरी जो है वो चिकनाई है। चिकनाई भी ऊर्जा का जो है प्रमुख स्रोत है। बिल्कुल। तो अगर सही तरीके से यहाँ पर पोषण प्रबंधन कर लिया जाए तो देखिए आपके पशु का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। और जब आपका पशु स्वस्थ होगा तो अच्छा दुग्ध उत्पादन होगा उसका, और फायदा इससे किसे मिलेगा? आपको ही मिलेगा। आपकी आमदनी में यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। किस तरह के कदम आपको उठाने हैं जब आप पशुओं का पोषण प्रबंधन कर रहे हैं, जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन उससे पहले हमारी एक रिपोर्ट है, उस पर नजर डाल लेते हैं। मौसम के प्रभाव से पशुओं के स्वास्थ्य का सीधा संबंध है। इसीलिए बदलते मौसम के साथ पशुपालक आहार, आवास में तब्दीली अवश्य करें, जिससे पशु की सेहत को सुनिश्चित रखा जा सके। इसीलिए सर्दियों के मौसम में अगर पशु ठंड की चपेट में आ गए तो इसका असर उनके स्वास्थ्य पर तो पड़ता ही है, साथ ही पशु की दूध उत्पादन क्षमता भी काफी प्रभावित होती है। ऐसे में पशुपालकों को चाहिए कि वो पशुओं के रहने के स्थान को भी व्यवस्थित और साफ सुथरा रखें। साथ ही पशुओं के लिए जूट के बोरे जैसी चीजों को उपयोग कर सकते हैं, जिससे पशुओं को गर्माहट मिले और ठंड दूर रहे।
पशुपालक आवास में ज्वार या बाजरे की टाट बांधकर भी हवा और सर्दी से बचाव कर सकते हैं। साथ ही पशुओं को धूप भी मिलती रहे, इसके लिए दोपहर के समय उन्हें धूप में बांधे। इस समय पशु को दिए जाने वाले आहार में बदलाव बेहद जरूरी हो जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में पशुपालक कई तरह से गर्म आहार देते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान में लहसुन कूट कर दिया जाता है, तो पंजाब, हरियाणा में गुड़ और अजवाइन दिया जाता है। आहार में फलीदार चारा जैसे बरसीम, ल्यूसर्न दें। हरे चारे की जगह सूखा चारा शामिल करें। आहार में खनिज मिश्रण का विशेष ध्यान रखें। साथ ही पशु को ऐसा आहार दें जिससे शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा मिल सके। इस समय पशु को हरे चारे, बरसीम या जई के साथ पराली मिलाकर भी दे सकते हैं। सुबह या शाम के समय हल्का गर्म आहार जैसे दलिया, मिला गुड़ का शीरा भी दे सकते हैं। इस समय पशु के आहार में कैल्शियम की मात्रा भी सुनिश्चित करें। साथ ही पशु को जब भी पीने का पानी दें, वो हल्का गर्म होना चाहिए। तो देखिए, अभी आपने एक रिपोर्ट जो कि आधारित थी पशुओं के पोषण प्रबंधन पर। इससे हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर सुनील कुमार भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम शूकर पालन के संदर्भ में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो डॉक्टर कुमार, शूकर पालन की अगर हम बात करते हैं तो कितना फायदेमंद हो सकता है ये व्यवसाय? सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यही समझाएं। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जो शूकर पालन है एक तरह से किसान भाइयों के लिए कि एटीएम का काम करता है जी। एटीएम का काम कैसे करता है, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। मान के चले कि 1-2 महीने का कोई बच्चा, फीमेल बच्चा है, मादा बच्चा किसी ने खरीदा है, उसकी लागत 3 से 4 हजार रुपए हो जाती है। फिर वो शूकर का बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, 6 महीने की उम्र में गाभिन हो जाता है, तो उसके 114 दिन बाद मेरे कहने को मोटा मोटी 10 महीने पे वो बच्चे दे देती है। ठीक है, तो एक साथ 10-12 बच्चे देगी, तो एक बच्चे का दाम 3 से 4 हजार रुपए है, तो मोटा मोटी उसको 30 से 40 हजार रुपए का आमदन 10 महीने के बाद ही हो गया। ठीक है, और उसमें उसका जो खर्चा लगा, दाने का खर्चा है, फीड खर्चा है, जो 8 से 10 हजार रुपए मैक्सिमम लगता है, और जो कुछ और मिसलीनियस खर्चे हैं 3-4 हजार रुपए वो लगा लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि कम से कम भी उसको 20 से 25 हजार रुपए का फायदा हो जाता है। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। जैसे हम गाय भैंस में देखते हैं कि 2 या 3 साल के बाद पहली बार गर्मी में आती है, फिर वो गाभन होती है, फिर 10 महीने 9 महीने के बाद जी बच्चे देती है। तो इनमें जो पीढ़ी का अंतराल है शुक्रों में वो बहुत कम होता है, और ये जल्दी गाभिन होते हैं और एक साथ बहुत सारे बच्चे देते हैं। तो इस कारण ये बहुत फायदे की चीज है। शुक्र पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा व्यवसाय यहाँ पर कह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ, और ये साबित भी हुआ है। आर्थिक मुनाफा या फिर कहें आर्थिक मजबूती यहाँ पर आपको मिल सकती है। तो ऐसे में शूकर पालन को अगर आप अपनाते हैं तो कई मायनों में फायदेमंद होगा। और किस तरह से इसकी शुरुआत करनी है, किस तरह से प्रबंधन करना है, जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट। शुकर पालन कम पूंजी और कम जगह से शुरू किया जा सकता है। शुकर पालन में आहार की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि शुकर बहुत तेजी से विकास करते हैं। बढ़ते हुए शावकों व प्रसूति शुक्रों को प्रोटीन की अधिक मात्रा की जरूरत होती है। विशेषज्ञों की माने तो इनके आहार में प्रोटीन की 19% या इससे अधिक मात्रा होनी चाहिए। साथ ही गेहूं, मूंगफली, मछली का चूरा, खनिज लवण, विटामिन व नमक का मिश्रण देना चाहिए। हालांकि बाकी पशुओं की तुलना में इनके आहार पर कम खर्च करना होता है। प्रति किलो मांस बनने में शुकर को 3.3 से 5 किलो आहार की जरूरत होती है, जो घर या होटल में बचे खाद्य पदार्थों से भी पूरी की जा सकती है। इसके अलावा इस पशु की और भी खूबियां हैं, जैसे अच्छी नस्ल की मादा शुकर करीब 114 दिन गर्भावस्था में रहती है और मादा शुकर हर 6 माह में बच्चों को जन्म देती है। एक बार में मादा शुकर से 6 से 12 बच्चे तक मिलते हैं। इस तरह इनकी संख्या में जल्दी इजाफा होता है। साथ ही बच्चा करीब 6 माह में ही 50 से 60 किलो वजन ले लेता है। इस तरह से इस व्यवसाय में तेजी से सुखद परिणाम मिलने लगते हैं। व्यवसाय की सफलता के लिए पशु को बीमारियों से बचाने के उपाय करें। आवास की सफाई पर विशेष ध्यान दें। समय समय पर पशु चिकित्सक की सलाह लेते रहें।
शुकर से हमें सिर्फ मांस ही नहीं मिलता, बल्कि इसकी चर्बी, पोर्क, त्वचा, बाल और हड्डियों से कई प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखकर किसान शुकर पालन से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो देखिए, आपने एक रिपोर्ट जो कि आधारित थी शुकर पालन पर, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले डॉक्टर सिंह का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सिंह, आपने बताया कि अगर पशुओं का पोषण प्रबंधन करते हैं तो फायदे यहाँ पर मिल सकते हैं। जैसे हम देख सर्दियों ने दस्तक दे दी है यहाँ पर, तो किस तरह की सावधानियां बरते हमारे पशुपालक? सर्दी के मौसम में खास तौर से जो चारा है, दाना है, उसमें बदलाव करना है। जहाँ घर जिस घर में रह रहा है उसका भी जो है ना व्यवस्था में बदलाव करना है। और खान पान में विशेष तौर से जैसे पानी है वह भी गुनगुना देना है। और जैसे संतुलित आहार है, पशु की खुराक के 3 तरह के चारे जो है ना प्रमुख रूप से हैं। जो माफ कीजिएगा डॉक्टर सिंह, आपसे 3 तरह के चारों के बारे में मैं जानूंगी, दर्शकों तक पहुंचाएंगे आपकी जानकारी, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, उनका सवाल हम यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के सागर से हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। हेलो जी मैम, नमस्ते। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। विपिन जी, क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरा सवाल ये था कि मेरी भैंस का भी बयान हुआ है 4-5 दिन पहले जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि भैंस का खान पान किस तरीके से होना चाहिए अभी। और दूसरा सवाल ये था कि भैंस का जो बयान हुआ है तो वो उसमें पहले पिछली साल 3 लीटर दूध निकलता था, तो अभी उसकी जो पहाड़ी है छोटी सी, अभी वो खाती पीती है, तो उसको दूध कितना देना है और कितना दूध अभी निकालना है? बिल्कुल, डॉक्टर सिंह क्या सबसे पहले तो जो आपकी भैंस ब्याई है, ताज़ा 4-5 दिन की है, उसको दलिया देना है अपने गेहूं का, और साथ में जो है ना थोड़ा सा मक्का वगैरह मिला के, मतलब संतुलित आहार। उसको ज़्यादा तेल वाली चीज़ें नहीं देनी हैं। और साथ में गुड़ आंवटी जो है, दोनों टाइम गुड़ की आंवटी बना के, गुड़ को जो है ना उबाल के आंवटी बनती है वो देनी है जी। और जो बच्चा है खास तौर, साथ में इसको जो है ना खनिज मिश्रण भी देना है अपने भैंस को। खास तौर से उसकी खुराक में आप 50 से 100 ग्राम के बीच में जो है खनिज मिश्रण देना है। और साथ में 50 ग्राम जो है आपने नमक भी मिलाना है जो खाने वाला है अपना। और जो पाडी है उसको खीस जो है 4-5 दिन पे का जो दूध होता है, पहले वो खीस होता है। खीस 1/10वां हिस्सा, यानी कि तकरीबन जो कटिया है उसकी पैदाइश के टाइम पे औसतन जो वजन होता है 25 किलोग्राम के आसपास होता है। अगर भारी है तो उस जो वजन है उसके हिसाब से, जैसे 25 किलोग्राम की है तो उसके लिए जो है 2.5 किलोग्राम खीस, यानी कि दूध 4-5 दिन का है। और फिर धीरे धीरे बढ़ाना है और 15-20 दिन के बाद उसको नरम चारा वगैरह देना है कटिया को। और साथ में जो है ना फिर धीरे धीरे महीने बाद जो है ना उसका काफ स्टार्टर, जो इसका जो एक खान पान बनाते हैं पशु का, जब बच्चे की खुराक जो शुरू करते हैं उसमें जो है मैं कहूँगा 70 से 72% के आसपास अनाज रखें, जैसे जौ है और साथ में मक्का है, और उसमें 20% खड़ी, और उसमें 1.5% के आसपास खनिज मिश्रण, और जो है ना 0.5% नमक, और 1-2% के बीच में जो है ना विटामिन उसको बच्चे को देने हैं, ताकि उसकी जो बढ़वार है वो समुचित रूप से चले। और 400 से 500 ग्राम मैं कहूँगा कि बच्चे का वजन बढ़ना चाहिए। और बीच में मैं एक सुझाव देना चाहूँगा आपको, 2 ही चीजें हैं। एक तो बच्चे का जो वजन बढ़ने में सहायक होती हैं, सबसे पहले होता है खीस। खीस जो है ना में ऐसी ताकत मिलती है बच्चे को, कहीं से भी और इतनी ताकत नहीं मिलती बीमारियों से लड़ने की। और 10-15 दिन का जब बच्चा हो जाए तो आपने जून के, उसके पेट के जो जून होती है, कीड़े जो खून चूसते हैं, उसका उपचार के लिए दवाई जरूर देनी है। बिल्कुल, तो इस तरह से आपको यहाँ पर शुरुआती तौर पर सावधानियां जरूर बरतनी है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका क्या सवाल है आइए अब जान लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। आनंद जी, अपना सवाल पूछें। हाँ जी, ऐसा है कि शुकर जो है उनके शरीर पे सफेद सफेद चक्के पड़ने लगे हैं। पहले तो एक शुकर में हुआ, फिर उसके बाद कई शुक्रों में कहीं उसका इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, या कोई मौसमी बीमारी है, ऐसा क्या है, इसका इलाज क्या हो सकता है? बिल्कुल डॉक्टर कुमार, क्या कहेंगे इस बारे में आप?
जो सूकर है उनके शरीर पर सफेद सफेद से चकत्ते पड़ने लगे हैं। पहले एक के एक सूकर के शरीर पर थे, लेकिन अब बाकियों को भी ये समस्या देखी जा रही है। तो ऐसे में क्या हो सकती है संभावना? मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ये जो बीमारी है कितने शुक्रों में इन्होंने देखी है, कितने शुक्र हैं इनके पास, उनमें से कितनों में हो चुकी है ये? आनंद जी क्या कहेंगे? लगता है इनसे संपर्क टूट गया है डॉक्टर कुमार। चलो मैं बता देता हूँ। देखो, ये जो स्किन के ऊपर चकते चकते हैं ये दो तरह से हो सकती है। या तो ये जीवाणुओं की वजह से है, जैसे बैक्टीरिया है उसमें जो खास बात है, सबसे कारण है, जो सबसे मुख्य कारण है स्ट्रेप्टोकोकस है, वो होता है इसकी साफ सफाई ना रखी हो जी, ठीक है। इसके अलावा जो माइट्स होती हैं जिसे हम कह सकते हैं कि डर्मेटाइटिस, खुजली हो जाती है, उनके कारण भी चकते हो जाते हैं। तो इनका जो मेन कारण है साफ सफाई का ना होना है। साफ सफाई होने के बाद और जो मेन से बचाने के लिए एक दवाई आती है आइवरमेक्टिन की, उसकी गोली उनको खिलाते रहें टाइम टू टाइम, तो ये समस्या नहीं होगी। इसके अलावा अगर बहुत सारे शुक्रों में एक साथ फैल रही है तो हो सकता है कि कोई विषाणु के कारण बीमारी है, तो उसके लिए इनको अपने निकटतम जो पशु चिकित्सालय है वहां पे तुरंत संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या करना है आपको आनंद जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। साफ सफाई का यहाँ पर मुख्य तौर पर आप ध्यान रखिए। बिल्कुल। तो सूकर पालन हो या फिर पशुओं का पोषण प्रबंधन, इसके बारे में आपको जागरूक करते रहेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। हम चर्चा कर रहे हैं पशुओं में पोषण प्रबंधन की और शुकर पालन की। आपके पास कोई सवाल है तो बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। विशेषज्ञ उपस्थित है हमारे साथ जो आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल। इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बता दें बिहार से प्रवीण जी, उनका क्या सवाल है आइए जान लेते हैं। हेलो जी प्रवीण कुमार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि जैसे गाय जो बच्चा दिया है, पहली ब्यान है, तो उसके लिए हमको क्या खान पान में करना होगा, रख रखाव जैसे और सभी में तो पालन ही वही कर रहा हूँ गाय का जी। बिल्कुल। अभी भैंस पालन के संदर्भ में भी यही जानकारी दी गई थी। डॉक्टर सिंह क्या कहेंगे आप हमारे कॉलर को? ब्यान के पश्चात किस तरह की रखी सावधानी? ब्यान के जो पश्चात है, बच्चे को तो आपने आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर अंदर खीस पिलाना चाहिए। और जो मादा है, माँ है, जो माँ के वो आपने दलिया बना के, यानी कि जो अनाज है उसका दलिया बना के संतुलित आहार, और उसको जो है ना आंवटी गुड़ साथ में दें, ऊर्जा वाली चीज़ें और खनिज मिश्रण दें। उसमें मैं कहूँगा कि कैल्शियम भी मिला दें 100 ग्राम तो बढ़िया रहेगा। तो ये जो ना रखना है अपने, धीरे धीरे उसको जो तेल है बिनोला है वो तो 10 के दिन के बाद देना है, हफ्ता 10 दिन के बाद। और साथ में मैं कहूँगा जैसे उसकी धीरे धीरे जो आपने खुराक रखनी है 2.5% के हिसाब से उसको सूखा चारा देना है। फिर आगे जो देना है आपने, यानी कि जो तूड़ा है या धान की प्राड़ है
वो 2.5% के हिसाब से, यानी कि 100 किलोग्राम वजन पे 2.5 किलो, अंदाज़ा 400 किलोग्राम का वजन है तो आपने 10 किलोग्राम जो है उसको सूखा चारा देना है। और उसके साथ हमने उत्पादन लेना है तो 2 गुना करके, यानी कि 2 तरह का चारा, अनाज वाला और दाल वाला हरा चारा देना जो है ना 20-25 किलोग्राम बहुत ज़रूरी है। तो इससे 5 से 6 किलोग्राम ही तूड़ा खाएगा सिर्फ, और ये मिला के देना है। और साथ में जो बाखर है, आपने दाना मिश्रण है, वो ये कहूँगा कि मैं दाना मिश्रण घर में बनाना चाहें या बनाया ले रहे हैं, घर में बनाना चाहें तो उस पे जो है ना कितना करना है, अपने 100 किलोग्राम बनाना है, यानी कि 1 क्विंटल दाना मिश्रण बनाना है तो उसमें 40 किलोग्राम अनाज ले लें, 3-4 प्रकार के अनाज, जैसे गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, जो है। अब सर्दी के मौसम में मैं कहूँगा कि बाजरा थोड़ा सा अधिक ले लें, यानी कि 15-20% से ज़्यादा नहीं जाने देना है बाजरे को, परंतु गर्मी पैदा करता है, और जो कम कर दें इसमें, ठीक है। और साथ में इसमें 25 किलोग्राम चोकर लेना है आपने, और फिर 30 से 32 किलोग्राम 3-4 प्रकार की खड़ें लेनी है, जैसे आपने मूंगफली की खड़ है, सोयाबीन की खड़ है, और जो सरसों की खड़ है, बिनोले की खड़ है, ये मिला लें। जो सस्ती हो वो ज़्यादा मिला लें, जो महंगी वो कम। ये बना के इसमें 1 किलोग्राम नमक मिलाना है और 2 किलोग्राम खनिज मिश्रण, ये 100 किलोग्राम बन गया। दूध के ऊपर गाय को 10 किलोग्राम दूध उत्पादन के ऊपर 4 किलोग्राम दाना मिश्रण देना है, और आधा किलोग्राम उसके शरीर के लिए जो हरा चारा और आप दाना वो जो सूखा चारा देंगे उसमें मिला लें, दोनों टाइम पाया करके। और भैंस को जो है ना आपने 10 किलोग्राम दूध के ऊपर 5 किलोग्राम ये दाना मिश्रण देना है, और इसमें आधा किलोग्राम उसके शरीर के लिए। तो और दूध निकालते वक्त दें दाना मिश्रण, मैं कहूँगा इससे पुसा अच्छा बनता है। 1.5 से 2 किलोग्राम दूध ज्यादा देगा, और पशु जो है ना खुश रहेगा, प्यार से अच्छे व्यवहार के साथ उसका दूध निकालें। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है अपनी गाय का। देखिए, इसके साथ बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के झुंझुनू से हमारे साथ राजवीर सिंह जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनकी समस्या का समाधान उन तक पहुंचा देते हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? राजवीर जी, टीवी पर ध्यान मत दीजिए, फोन पर बात कीजिए सीधा। बंद है जी, बंद है जी, पूछिए अपना सवाल। मैं ये पूछना चाहता हूँ मैम, जो सूकर पालन के लिए जी ये कहाँ पे इसके बारे में सबसे ज्यादा वो पता करें हम, कहाँ इसके बारे में प्रशिक्षण मिलेगा? बिल्कुल, डॉक्टर सुनील कुमार राजस्थान से बात कर रहे हैं हमारे कॉलर झुंझुनू से। जानना चाहते हैं सूकर पालन के बारे में, अगर प्रशिक्षण लें तो कहाँ का रुख करें? सबसे पहले तो अगर आपके पास अभी फोन है तो फोन के अंदर गूगल में आप टाइप करें नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग गुवाहाटी, ठीक है। उसके अंदर आपको हमारा संपर्क मिल जाएगा, ईमेल है। हम ट्रेनिंग देते हैं, पूरे भारतवर्ष से फार्मर यहाँ पे आके ट्रेनिंग लेके जाते हैं। अगर आप किसी कारणवश यहाँ नहीं आ सकते हैं तो आप अपने निकटतम पशु चिकित्सालय में संपर्क कीजिए, या इसके अलावा आपके राज्य में बीकानेर में पशु विज्ञान महाविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, आप वहां पे प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग होती रहती है, और फिर भी मैं आपको कहूंगा कि एक बार आप राष्ट्रीय सूकर अनुसंधान केंद्र रानी गुवाहाटी में प्रशिक्षण ले सकते हैं। हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से प्रशिक्षण देते हैं। आजकल हमने ऑफलाइन स्टार्ट किया हुआ है, आप आके प्रशिक्षण ले सकते हैं। हमारे निदेशक को आप एक रिक्वेस्ट कर लीजिए, ईमेल कर दीजिए, आपका उसमें हम प्रशिक्षण देने में मदद करेंगे। बिल्कुल, तो राजवीर जी कहाँ संपर्क करना है आपको, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से नंद स्वरूप मिश्रा जी। हेलो नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी। मैं जानना चाहता हूँ कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से हमारा कितना सुरक्षित है, क्योंकि पुराने जमाने में जो जानवर से सालों से होते थे तो संगठित होते थे, हमारे जानवर बीमार होते, और जो कृत्रिम गर्भाधान है इसमें कितना सुरक्षित, दूसरी चीज इससे का नस्ल सुधार भी होता है? बिल्कुल, तो कृत्रिम गर्भाधान कितना सुरक्षित है और नस्ल सुधार में कितना सहायक है, क्या कहेंगे डॉक्टर सिंह आप? बिल्कुल, ये जो है इससे बढ़िया और किफायती और सस्ती कोई भी तकनीक नहीं है नस्ल सुधार के लिए,
क्योंकि कृत्रिम गर्भाधान का जो ये है कि आपकी मान लिया भैंस या गाय है, उसके अंदर जो है 10 किलोग्राम दूध उत्पादन के गुण हैं, तो जो बीज है जो कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से हमेशा जो है ये बीज आपने टूटते आमे में रखवाएं, यानी कि गर्मी के आखिरी के जो 8 घंटे होते हैं उस समय रखवाएं, और उसमें मान लिया उसके गुण जो है ना 30 किलोग्राम दूध उत्पादन के गुण हैं, जो बीज आपने रखवाया है नर पशु का, तो दोनों का आधा मिलके जोड़ जो है ना 10 जमा 30 तो 40 किलोग्राम बनता है। आधे जो आने वाले गुण, चाहे वो नर बच्चा पैदा हो चाहे मादा हो, उसमें तकरीबन 20 किलोग्राम दूध उत्पादन के गुण होंगे। तो नस्ल सुधार के लिए जो है कृत्रिम गर्भाधान की विधि से बढ़िया किफ़ायती कोई भी तकनीक नहीं है। आप इसका मैं कहूँगा कि नज़दीक का जो अस्पताल है उसमें बीज रखवाएं, और इससे सस्ती और बढ़िया कोई तकनीक नहीं है। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर तकनीक कह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। डॉक्टर सुनील कुमार का भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार, अगर हम शुकरों की बात करते हैं तो उनमें भी कृत्रिम प्रजनन होता है, अगर होता है तो कितना यहाँ पर लाभकारी है ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने। अभी हमारे देश में शुक्रों में जो कृत्रिम गर्भाधान है वो एक उभर रहा है, वो एक नई तकनीक है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में ये तकनीक पूरी तरह से हम काम में ला रहे हैं, हमारे संस्थान ने इसको डेवलप किया है। इसमें क्या होता है कि जो मेल शुक्र है, मेल शुक्र को अधिकतर लोग रखना नहीं चाहते, क्योंकि उसके स्लॉटर करने के बाद उसके मीट में से स्मेल आती है, और एक शुक्र से आमतौर पर 300 ml सीमन निकलता है, और एक टाइम में उससे 10 से 15 मादाओं को गाभिन किया जा सकता है। और जो मेल शुक्र होता है और मादा शुक्र होती है, कई बार उनके साइज में भी डिफरेंस होता है, तो इसके कारण जो मादाएं हैं वो गाभिन नहीं होती हैं, और जो मादा नर शुक्र है उसमें कई बार कोई बीमारी भी हो सकती है जिससे कि वो मादा में फैला सकता है। तो कृत्रिम प्रजनन से शुक्रों में बीमारियों को भी बचाया जा सकता है, और यह तकनीक बहुत ही सिंपल होती है, बहुत ही साधारण होती है, इसको करना बहुत आसान है। इससे कुछ लोग अपना रोजगार भी बना सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर अगर हम शुकर पालन क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें भी अब कृत्रिम प्रजनन किया जा रहा है, और इसमें सफलताएं भी हासिल हो रही हैं। जैसे हमारे दोनों विशेषज्ञों ने कहा कि ये बहुत ही लाभकारी तकनीक है, और कोई ज्यादा शुल्क भी यहाँ पर नहीं लगता है, कम खर्च में फायदा ही फायदा यहाँ पर है। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर सुनील कुमार, आपका ही रुख करना चाहूंगी। जैसे हमारे कॉलर ने भी पूछा कि प्रशिक्षण लेना है तो कहाँ ले सकते हैं, तो ऐसे में बहुत सारे लोग इच्छुक होते हैं कि वो शुकर पालन की शुरुआत करें, तो शुरुआती कदम क्या होना चाहिए? प्रशिक्षण ले लिया, उसके बाद क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो प्रशिक्षण लेना चाहिए, वो बहुत अच्छा रहता है। कम से कम 4-5 दिन का कुछ मोटी मोटी बातों का पता चल जाता है। प्रशिक्षण के बाद उनको देखना चाहिए कि कहाँ से शुक्र लेना है। जहां से भी शुक्र खरीदना है वो एक ऐसी जगह से ले, खासकर जो गवर्नमेंट जो सरकारी संस्थान है या जो सरकारी फार्म है वहीं से ही शुक्र खरीदें। अच्छी नस्ल के शुक्र खरीदें। नस्लें 2 तरह की हो सकती हैं, विदेशी और देसी, और कुछ संकर प्रजातियां भी हैं। तो शुक्र खरीदने के बाद फिर उनके घर के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। घर को हमेशा गर्मियों के हिसाब से बनाना चाहिए, और उसी घर को हम सर्दियों में एडजस्ट कर लेते हैं। तो अलग अलग उम्र के शुक्रों के लिए, अलग अलग वजन के शुक्र के लिए अलग अलग तरह के घर जाते हैं। छोटो बच्चों के लिए मान के चलिए कि हमारे पास 20 बच्चे हैं, तो 20 बाय 10 का हम एक बाड़ा बना सकते हैं। एक जो वयस्क नर है 10 बाय 10 का, उसके लिए कवर क्षेत्र होता है, और 10 बाय 10 का हम उसके लिए ओपन क्षेत्र रख सकते हैं। जो मादा है जिसके साथ बच्चे हैं उसके लिए भी अलग घर बनाया जाता है जी। और जो 5 से 6 महीने की मादाएं हैं उनको हमें ग्रुप में रख सकते हैं, 5-6 के ग्रुप में रख सकते हैं, ताकि स्पेस की भी प्रॉब्लम ना आए, उस पर ज्यादा खर्चा भी ना हो। तो ये तो हो गया घर और बच्चे। इसके बाद बात आती है उनके पोषण के ऊपर। बिल्कुल, पोषण के बारे में डॉक्टर कुमार आपसे जानेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। बिहार से राजू जी फोन लाइन पर हैं, क्या पूछना चाहेंगे राजू जी आप? हाँ मैम नमस्कार। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछें। जी मेरी एक गाय है, एक बच्ची मतलब साल भर से दी हुई है, उसको अभी तो बंद हो गया है दूध देना, तो उसको एक छोटा छोटा पिल्लू जो होता है ना जल्दी जल्दी पकड़ लेता है 1-2 महीने के बाद। जी क्या कहेंगे डॉक्टर सिंह, कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? हाँ, पिल्लू ये क्या
किलनी टाइप का होता अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, कीचड़ लग जाते हैं उसको। एक तो साफ सफाई रखें, और ये आयरमैक्टिन का जो टीका लगता है एक, वो लगवाएं। डॉक्टर साहब ने बताया था, सूरों में भी लगता है, खुजली वगैरह होती है उनसे। और दूसरा, आप नज़दीक के जो पशु चिकित्सक हैं ना, उनसे जाके, और दवाई लगाने की भी आती हैं दवाइयाँ, स्प्रे करके घर की, और जो है सारे साफ सफाई घर में भी स्प्रे करो। और ये सामूहिक रूप से, नहीं तो आपका जैसे पशु बाहर गया और दूसरे पशुओं के संपर्क में आएगा तो उनके भी चढ़ जाएंगे। तो सभी को सामूहिक रूप से जो एक अभियान के तौर पे जो है, चीचड़ है, कीली है, इसका उपचार, यानी कि बाहर के परजीवी हैं, इनका उपचार करना पड़ेगा। दवाइयाँ आती हैं, वो भी जो है ना पानी में लगा के जो है ना उसको लगाई जाती है शरीर पर, वो चाटने ना दें, कुछ ऐसी हैं। और बाकी जो है ना टीका लगता है, वो टीका भी लगवा लें। और बाकी जो नज़दीक का पशु चिकित्सक है ना, उसको दिखाकर सारे सामूहिक रूप पे लोगों को जो है ना इसके लिए प्रोत्साहित करें, ताकि भाई पशुओं का जो ये चीचड़ हैं, किल्ली हैं, ये खून चूसती हैं और बढ़वार नहीं होने देती, और दूध का उत्पादन भी कम हो जाता है और पशु बीमार हो जाता है। बिल्कुल। तो देखिए क्या समस्या है, किस वजह से है और क्या इसका उपचार होना चाहिए, आपको विस्तार से बता दिया गया है। अब आप इसका पालन जरूर करिए, और ऐसी ही अहम जानकारियां, जागरूकता भरी बातें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक और छोटे ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। और दवाई ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार चर्चा जारी है हमारी पशुओं के पोषण प्रबंधन और शूकर पालन के बारे में। कोई सवाल है आपके मन में तो आपको क्या करना है, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है, अपने सवाल पूछने हैं जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और बता दें इस वक्त भी एक कॉलर जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से, हमारे साथ राम रक्षा जी जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम ये पूछना है कि पशुओं में गलघोटू का टीका कब लगता है? गलघोटू का टीका कब लगता है पशुओं में? गलघोटू और मुंह खुर का अभी संयुक्त रूप से टीका जो है ना लगाने पशुपालन विभाग के जो अधिकारी पशु चिकित्सक हैं और कर्मचारी हैं वो लगाने आते हैं। मौसम बदलने से पहले लगता है, अभी जैसे पिछले महीने में लग गया और अब भी लगवा लें अगर आपके पास आते हैं, और सभी को लगवाएं, कोई भी पशु छुड़वे नहीं इसमें जो है सुरक्षा चक्कर छूटे नहीं, कोई टूटे नहीं, पशु कोई छूटे नहीं,
ये बीमारी संक्रमण वाली है, तो गलघोटू मुंह खुर के लिए संयुक्त रूप से टीका लगता है, और अब नहीं लगवाया तो अब भी लगवा लें। बिल्कुल, अगर आपके घर पर टीम नहीं पहुंच पा रही है तो आप नजदीकी पशु चिकित्सालय का रुख कर सकते हैं, अभी भी समय है, आप लगवा सकते हैं अपने पशुओं को गलघोटू का टीका और खुर और मुंहपका का टीका। तो बिल्कुल इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर सुनील कुमार का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार हमें जानकारी दे रहे थे, शूकर पालन करते समय पोषण प्रबंधन किस प्रकार करना है, क्या कहेंगे डॉक्टर कुमार? शुक्रों में जो एक संतुलित वैज्ञानिक पद्धति का राशन देना चाहिए, उसमें जो मक्का है सबसे प्रमुख है, उसके बाद बीट ब्रान है, सोयाबीन या ग्राउंडनट की खड़ी है, मिनरल मिक्सचर है या खनिज लवण कह सकते हैं हम, और नमक है। मोटा मोटी मान के चलो कि अगर हमें 100 किलो दाना बनाना है तो उसमें 55 से 60 किलो हमें मक्का रखते हैं। उसके अलावा 10 से 20% तक हम राइस पॉलिश रख सकते हैं या व्हीट ब्रान है। और पशु की कैटेगरी को देखते हुए उसमें प्रोटीन के लिए खली, क्योंकि जो सबसे महंगी होती है और प्रोटीन का सोर्स ही होती है, तो 15 से 20% के बीच में या 15 से 20 केजी हम उसके अंदर खली रख सकते हैं प्रोटीन सोर्स के लिए। और 100 किलो पे कम से कम 2 केजी हमें मिनरल मिक्सचर रखना है और आधे से 1 केजी नमक रखना है। और जब ये दाना हमें हमेशा ताजा बनाना है, कभी इसको ज्यादा दिन के लिए स्टोर नहीं रखना है। फिर मान के चलिए कि कोई जो व्यस्क नर है जिसको हम सर्विस में यूज करते हैं, उसको एक दिन में 3 किलो दाना देना है, 1.5 किलो सुबह, 1.5 किलो शाम को। और ऐसे ही जो मादा है जिसने बच्चे दिए हैं, उसके साथ जो बच्चे हैं उसको 3 से 3.5 किलो दाना देना है। और बच्चे जितने ज्यादा हैं उसके हिसाब से एक बच्चे के लिए 100 से 200 ग्राम उसको ज्यादा देना है। और जो मादाएं 6 महीने की हैं और गर्मी में आने वाली हैं, उनमें स्पेशल दाना देना है, उसको फ्लशिंग बोलते हैं। आमतौर पर जो गर्मी में नहीं आई हैं उनको 1 से 1.5 किलो देते हैं, लेकिन जो गर्मी में आने वाली हैं उनको 2 किलो राशन देना है, 1 किलो सुबह, 1 किलो शाम को। जो छोटे बच्चे हैं आमतौर पर 20 से 25 दिन के बाद दाना स्टार्ट करते हैं, ऑन एन एवरेज वो 200 से 300 ग्राम डेली खाते हैं। तो पहले वो दूध भी पियेंगे, उसके बाद वो जो दाना है माँ के साथ वो धीरे धीरे खाना सीख जाते हैं। तो ये हो गया दाना के बारे में। इसके अलावा कुछ बीमारियों की रोकथाम करनी है, टीकाकरण करना बहुत जरूरी है। बीमारियों से बचाने के लिए शुक्रों में जो प्रमुख टीका किया जाता है वो है क्लासिकल स्वाइन फीवर का और एफएमडी का, जिसको मुंह पका या खुर पका रोग बोलते हैं। 40 दिन की आयु पे बच्चों को मादा से अलग कर दिया जाता है, इस प्रक्रिया को वीनिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद वीनिंग के बाद शुक्रों में क्लासिकल स्वाइन फीवर का टीकाकरण किया जाता है। वो टीकाकरण 2 तरह का अवेलेबल होता है। उसके ऊपर पशु चिकित्सक अपने देख लेते हैं कि वो टिश्यू कल्चर वैक्सीन है या लेपनाइज वैक्सीन है, उसके हिसाब से वैक्सीन 40 दिन के बाद वो टीका लगाया जाता है। फिर उसकी बूस्टर डोज दी जाती है और फिर वो 6 महीने या सालाना पे रिपीट किया जाता है। अगर वो लेपनाइज वैक्सीन है तो 6 महीने पे, अगर टिश्यू कल्चर है तो 1 साल में। इसके अलावा एफएमडी का टीका दिया जाता है। स्वाइन फीवर के वैक्सीनेशन के 15 से 20 दिन के बाद उसको हम एफएमडी का टीका दे सकते हैं। फिर उसके बाद बूस्टर देते हैं और फिर उसको 1 साल पे रिपीट कर देते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको पोषण प्रबंधन करना है तो किस तरह से करना है, और टीकाकरण बहुत जरूरी है करवाना, किस किस समय पर करवाना है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी से। अमीचंद जी फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। स्वागत है मैडम जी, स्वागत है जी, अपना सवाल पूछिए। अमीचंद जी टीवी पर ध्यान मत दीजिए। नमस्कार जी, सवाल पूछिए अपना। मेरी 22 कटिया है, भैंसी कटिया जी। तो उस भैंसी कटिया को मतलब मैंने पाइपरजीन दी, जून की दवाई ना। जी हाँ मैडम जी, मैंने कटिया को दवाई दी जून की, हाँ पाइपरजीन दी। फिर क्या समस्या हुई? वो लैट्रिन नहीं कर रही है जी, लैट्रिन नहीं कर रही है। क्या कहेंगे? कब्ज की समस्या से हो रही है। पेप्राजीन दी थी आपने, सरसों का तेल दे देते उसको साथ में, और मैं कहूँगा अब भी उसको सरसों का तेल दे दें, साथ में जो है ना मीठा सोडा दे दें, थोड़ा सा 20-30 ग्राम मीठा सोडा दे के सरसों का तेल दे दें उसको 200-300 ग्राम। ठीक है,
बिल्कुल, अगर ये तो इसका ये सेवन इसको करवाते सफाई कर हैं तो ये जो देगी। क्योंकि समस्या मरी है हुई जून है जो है वो सरसों का तेल जरूर देना चाहिए दवाई देने के बाद, 100-200 ग्राम जो है ना, और बिल्कुल, 2-3 चम्मच दे दें अगर छोटा बच्चा है तो उसको, वो भी बिल्कुल। काफी है। बिल्कुल, ठीक तो है। देखिए आपने दवाई तो दे दी है, साथ ही साथ और सरसों हर का बार तेल जो है ना जरूर मैं देते। कहूँगा कि जो जून के उपचार के लिए दवाई दे रहे हैं वो पशु चिकित्सक से पूछ के दें और बदल के दें। हर बार जो ब्रांड है वो बदलना है, नहीं तो मरनी बंद हो जाएंगे। कीड़े 3-4 प्रकार के हैं, वो एक तरह की दवाई देने से जून जो है कीड़े शुरू में जून होती है और वो मरती नहीं जब तक जो है ना दोबारा दवाई नहीं बदलोगे आप जो है ना। बिल्कुल, एक ही दवाई के आदी हो जाते हैं, इसलिए दवा का बदलना भी बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो देखिए क्या करना है आपको, विशेषज्ञ ने आपको जानकारी दे दी है। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर सिंह आपसे ही जानना चाहेंगे, ठंडक बहुत ज्यादा होती जा रही है, कई प्रदेशों की बात करें तो बहुत ज्यादा तापमान में कमी भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में क्या कहेंगे पशुपालकों को, सावधानी क्या रखें? सबसे पहले तो सुबह शाम जो है ना जब तक धूप नहीं निकले पशु को जो है बाहर नहीं रखना है, और जो बिछावन है वो सूखा रखना है, और सीधी शीतलहर से बचाने के लिए खिड़कियों पे जो है पल्ली या टाट लगाएं और बंद रखें। सिर्फ रोशनदान खुला हो ऊपर से, ताकि जो गैस वगैरह की उत्पत्ति होती है घर में, जो गंदी हवा है माने बदबूदार है, वो बाहर निकल जाएगी रोशनदान के माध्यम से। और खान पान में भी मैं कहूँगा कि जो आप अनाज वाला जो है ना हिस्सा है वो जैसे मान लिया मैंने 40 किलोग्राम पहले बताया था, तो इसको आप 60 से 65-70 किलोग्राम तक जो है ना, यानी कि 30 से 35% अधिक जो है ना अनाज वाला दलिया जो है ना उसमें, जैसे गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, जो है इनका हिस्सा मिला के दलिया बना के वो ज़्यादा खिलाएं पशु को जो है ना, उससे गर्मी पैदा होगी। साथ में मैं कहूँगा कि गुड़ की आंवटी 2-4 दिन में जो है ना जरूर दें, और धूप जरूर लगाएं, धूप जब ना घर की सफाई रखें जो है ना, यही इसमें जो है। साथ में कैल्शियम और खनिज मिश्रण भी दें जी। और रात को जो है ना मैं कहूँगा कि खोर भर के रखें, और पानी जो है गुनगुना दें, ठंडा पानी नहीं दें पशुओं को। जो जमीन से कितना अच्छा जो है नियम है कुदरत का, नीचे से सर्दी के मौसम में पानी निकलता है वो गुनगुना निकलता है, और गर्मी में ठंडा निकलता है। तो मैं कहूँगा कि पशु की ऊर्जा जो उत्पादन में लगनी है, अपने शरीर को बनाए रखने के लिए लगनी है, वो पानी ठंडा दे दिया तो वो जो है ना उसको सहन करने में लगेगी उसको ऊर्जा। तो गुनगुना पानी दें, और साथ में गुड़ और जो नावटी जरूर दें, खनिज तत्व दें। बिल्कुल, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें ठंड के मौसम में अपने पशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए। बिल्कुल, शुगर पालन अगर कर रहे हैं तो वो किस बात का ध्यान रखें ठंडक को कम करने के लिए, ठंड के मौसम में अपने पशु को स्वस्थ रखने के लिए? डॉक्टर कुमार क्या कहेंगे? जी, शुकरों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सर्दी ज्यादा लगती है जी। मान के चलिए कि अगर आज किसी मादा ने बच्चे दिए हैं तो सबसे पहले उनको मादा का दूध पिलाना है, उसके बाद एक लकड़ी का बॉक्स रखना है, उस बॉक्स में थोड़ी सी पराली या उसके ऊपर एक बोरी बिछा देनी है, फिर दूध पिलाने के बाद बच्चों को उसमें रख देना है। उस बॉक्स में एक छोटा सा दरवाजा रख लेना चाहिए। इसके अलावा रात के टाइम में एक बल्ब जलाना है, उस बॉक्स के ऊपर ऐसी हाइट पे बल्ब जलाइए ताकि उनको एक ऑप्टिमम हीट मिल सके, थोड़ी गर्मी मिल सके। हाइट नीचे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उनको नुकसान भी कर सकती है। ये तो हो गया बच्चों के लिए। इसके साथ साथ जो यहाँ पे घर पे जो बड़े शुगर रखे हैं या साइड में जो बीच के बच्चे रखे हैं, जहां पे भी घर बनाया हुआ है साइडों में उसको कवर करे, जैसे उसके ऊपर पल्ले लगा सकते हैं या कुछ तरपाल लगा सकते हैं। इन चीजों के कारण हम उनको सर्दी से बचा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ उनको टॉनिक दें, जैसे कुछ इम्यूनो बूस्टर दें। उनके खान पान में विटामिन ई और सेलेनियम खिलाएं, पिला भी सकते हैं, कुछ पाउडर भी आते हैं, तो उनसे उनको ठंड से बचाया जा सकता है। बिल्कुल, तो देखिए ठंड से बचाना है अपने शुकरों को तो इस तरह के प्रबंधन आप जरूर करिए। बढ़ते हैं आगे, महाराष्ट्र अकोला से दीपक जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, क्या है उनका सवाल, आइए जान लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। दीपक जी पूछिए अपना सवाल। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं गोरेगांव जिला अकोला महाराष्ट्र से दीपक डोईपुरे बोल रहा हूँ जी।
आप टीवी पर ध्यान मत दीजिए। ये जो पशुओं में जो गोचुर हो जाते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी चाहिए। पशुओं में किस तरह की समस्या के बारे में जानना है? वो गोचिड़ जो होते हैं ना, उसके आंख पर गोचिड़ हो जाते हैं, तो उनके बारे में कौन सा टीकाकरण करे या कैसी जानकारी चाहिए? क्या हो गया? आंख के ऊपर जो फुंसी सी हो जाती है, उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। वो उसके लिए साफ सफाई रखें सबसे पहले तो, जो है ना गंदगी नहीं हो, और जो बिछावन है वहाँ बैठते हैं उसके जो है ना साफ सफाई रखें, और उसको लाल दवाई से मैं कहूँगा कि नहलाएं उसको, जो पशु की सफाई रहेगी। और टीकाकरण के लिए मैं कहूँगा कि जाके फुंसी हैं सारे शरीर पे, तो वो खुजली है उसके, वो सफाई नहीं होने की वजह से या चिचड़ की वजह से, तो वो टीका लगता है, वो टीका लगवाएं। और पशु चिकित्सक से पूछ के मैं कहूँगा उससे संपर्क करके आप टीका पूछ के लगवाएं, आयुर्मेक्टिन का है या कोई और, जो है ना सफाई जरूर रखें। बिल्कुल, तो इस सावधानी को आप जरूर बरतें यहाँ पर दीपक जी। तो देखिए अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, हम जल्द ही लौटेंगे, आप कहीं मत जाइए, अभी भी बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाना बाकी है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। पशु पोषण प्रबंधन और सूकर पालन के बारे में लगातार हम आपको जागरूक कर रहे हैं। कोई सवाल है आपके पास तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए, क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है। और बता दें हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ा लेते हैं इसी के साथ। और यहाँ पर मैं डॉक्टर कुमार का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर कुमार, सूकर पालन के संदर्भ में आपने बहुत अहम बातें यहाँ पर बताई हैं, हमारे सभी दर्शकों को जागरूक किया है कि किस तरह से वो पशु पालन या फिर कहीं सूकर पालन को अपना सकते हैं, किस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जो मुख्य तौर पर सूकर का पालन है वो मांस के लिए किया जाता है, तो कोई उत्तम नस्ल है इसके लिए? जी जी। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि 8 महीने पे सूकर को संहार करके उसका मीट बनाया जा सकता है जी। तो हम फार्मर किसान भाइयों का हमेशा यह ध्यान रहता है कि कम दाने पे कौन सी ऐसी नस्ल है जो ज्यादातर मीट या ज्यादा मांस दे सके। इनमें एक जो ब्रीड है, विदेशी नस्ल की ब्रीड है, ड्यूरोक ब्रीड है। ड्यूरोक ब्रीड कम दाने में कम टाइम में बहुत ज्यादा मांस दूसरी नस्लों के मुकाबले में दे देती है। इसके अलावा जो हमारी देसी ब्रीड है वो बहुत कम देती है 8 महीने पे। तो विदेशी
नस्लों के सांड से, विदेशी नस्लों के नर से अगर हम देसी नस्ल की मादाओं का अगर प्रजनन करवाते हैं, उससे जो बच्चे पैदा होते हैं एक वैज्ञानिक पद्धति में, तो उससे जो बच्चे पैदा होंगे उनमें भी मांस की जो उपज है वो ज्यादा मिलती है। तो ये जो प्रजातियां हैं ये हर राज्य में उनकी जो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है, उनका जो भौगोलिक वातावरण है उसके हिसाब से अडेप्ट होती हैं। तो नियर बाय जो आप किसान भाइयों के लिए पशु चिकित्सालय है या कोई पशु विश्वविद्यालय है, कोई पशु रिसर्च सेंटर है, तो वहां पे जाके पहले परामर्श करना चाहिए कि कौन सी ब्रीड उनको खरीदनी चाहिए, तो उस हिसाब से उनको उससे फायदा मिल सकता है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर नस्लों का चयन करना भी उतना ही जरूरी है जितना बाकी चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना। तो अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे डॉक्टर कुमार, हमारे सभी दर्शकों को आप शुकर पालन के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो क्यों अपनाएं, और अगर वो अपनाते हैं तो किस तरह के लाभ उन्हें मिलेंगे? सबसे पहले तो मैंने बताया था कि शुकर एक ATM की तरह है जी। कहने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ समस्याएं भी होती हैं जी। हमेशा एक किसान को टारगेट करना चाहिए कि एक मादा से 1-2 साल में कम से कम 3 बार बच्चे लेने चाहिए, कम से कम। ठीक, अगर 6 महीने पे वो हीट में आ जाती है तो फायदा की बात है। अगर 6 महीने के बाद वो हीट में नहीं आ रही है, गर्मी में नहीं आ रही है, तो तुरंत अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें। 10 महीने की उम्र में वो बच्चे दे देने चाहिए और कम से कम 10 जिंदा बच्चे उसको मिलने ही चाहिए। अगर 10 जिंदा बच्चे नहीं मिल रहे हैं तो उससे उसको नुकसान हो रहा है। टाइम टू टाइम डीवर्मिंग करते रहें। एक बार डीवर्मिंग करने के बाद 10 दिन के अंतराल पर जरूर दें। टीकाकरण अवश्य करवाते रहें। जो जन्म संबंधी समस्याएं हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दें। खान पान का ध्यान रखें। इसके अलावा पशुओं की जो बच्चे हैं वो ऐसी जगह से खरीदे जहां पे कोई बीमारी ना हो जी। अच्छी जगह से खरीदे तो तभी फायदा हो सकता है। उनका घर है जो वैज्ञानिक पद्धति से बनाए, और खास बात कृत्रिम प्रजनन को जरूर अपनाएं। कृत्रिम प्रजनन से उनको बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि जो नर शुक्र है वो दाना बहुत खाता है। अगर इस कृत्रिम प्रजनन में नर की तो जुक्त होती नहीं है। जो शुक्राणु मिलता है टेस्ट लेबोरेटरी से मिलता है, वो शुक्राणु होता है वो उत्तम नस्ल के नर का होता है, उसमें कोई बीमारियां नहीं होती हैं। उससे जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। वो कम उम्र में जल्दी वयस्क बनने की कोशिश करते हैं और मीट भी ज्यादा मिलता है उनसे जी। तो कृत्रिम प्रजनन को सभी फार्मर्स को एक वैज्ञानिक पद्धति में अपनाना चाहिए। इसके लिए अपने पशु चिकित्सालय में संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल। प्रशिक्षण जरूर ले। सभी फार्मर भाइयों से, किसान भाइयों से निवेदन है कि ट्रेनिंग यहाँ पर जरूर लेनी है। बिल्कुल, प्रशिक्षण जरूर लें। बिल्कुल। तो शुरुआत करनी है तो ट्रेनिंग यहाँ पर जरूर ले लें। डॉक्टर कुमार आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियां हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाई हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल। तो इसी के साथ आइए डॉक्टर सिंह हमारे साथ उपस्थित हैं, अंतिम टिप्पणी उनसे भी ले लेते हैं। हमारे सभी दर्शकों को पशुओं के पोषण प्रबंधन पर क्या कहना चाहेंगे? समय काफी नहीं है मेरे पास, तो कम शब्दों में बता दें। पशुओं को संतुलित आहार दें जिसके अंदर जो है प्रोटीन का स्रोत भी हो, ऊर्जा का भी हो। ऊर्जा के लिए अनाज दाने और संतुलित आहार देंगे तभी जो है ना पशु से हम उत्पादन ले सकते हैं। दूध बढ़ेगा और शरीर ठीक रहेगा, बीमार नहीं होगा। अगर हम संतुलित आहार पशुओं को नहीं देंगे तो ज़्यादा खाएगा, अनावश्यक खर्च बढ़ जाएगा और बीमार हो जाएगा, उत्पादन नहीं देगा इतना जितना उससे मिलना चाहिए जो है ना। तो यही है कि अच्छी नस्ल के पशु पालें, अपने जो नस्ल है उसकी कीमत है, साथ में आरामदायक आवास में रखें। कृत्रिम गर्भाधान से जो नस्ल सुधार का कार्यक्रम अपनाएं और जो है बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण करवाएं और साफ सफाई रखें। स्वच्छ दूध उत्पादन पैदा करें। जितना स्वच्छ होगा, साफ सुथरा दूध होगा, पानी जितना ज़्यादा पिलाएंगे, क्योंकि 85% लगभग जो है पानी होता है दूध के अंदर, और शरीर में जो है ना होता है 70 से 75% पानी। पानी भरपूर मात्रा में जितना ज़्यादा पिलाएंगे उतना ही ज़्यादा जो है ना पशु बीमार नहीं होगा और उससे अधिक से अधिक जो है दूध का उत्पादन हम ले सकते हैं। हाजमा ठीक रहेगा जो है पशु का। बिल्कुल। तो किस तरह की सावधानियां बरतते हुए आपको पशुपालन करना है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और डॉक्टर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका, आप हमारे साथ उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो किसान भाइयों बहनों, जाना आपने शूकर पालन के बारे में, पशुओं में पोषण प्रबंधन के बारे में। उम्मीद करते हैं कि ये तमाम जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि अब बारी है हमारे अगले कार्यक्रम के विषय जानने की, कि अगले कार्यक्रम में किन विषयों पर होगी चर्चा। बता दें अगले कार्यक्रम का जो विषय है वो रहने वाला है खाद्य पदार्थों के निर्यात की योजनाएं। जी हाँ, क्या योजनाएं हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और निम्न पर्वतीय क्षेत्रों में कीवी व अन्य फलों की खेती के बारे में भी हम आपको जागरूक करेंगे। कोई सवाल है आपके मन में, कुछ जानना चाहते हैं इन विषयों के बारे में, तो पहले ही अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। आप बता दें हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। इस पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं अगर कोई कार्यक्रम के लिए आप सुझाव देना चाहते हैं। साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने सवाल आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और लाइव टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही, जिससे आप कार्यक्रम के दौरान भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये QR कोड आपको जो दिखाया जा रहा है, इसे स्कैन करके आप सीधा पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर और हमारा आज का कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं और तमाम हेलो किसान के एपिसोड्स आप देख सकते हैं और जानकारियां पुनः हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ बता दें आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।